नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जिन्होंने पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र में कुछ बोला, बाहर बहुत विवाद हुआ। या ठीक समझा आपने, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मैं वही पूछना चाहूँगा कि आपने जो बयान दिया था 8 दिन हो गए उस बयान को देने के बाद, अब जब पीछे पलटकर आप अपने उस बयान को देखते हैं और बयान के बाद के हालात को देखते हैं, कैसा फील होता है आपको? देखो, बयान परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। परिस्थितियां कब कैसी कहाँ रही क्या रही, जनप्रतिनिधि मैं भी हूँ और मेरा भी दायित्व है जनता के प्रति। उसमें कौन कैसा आचरण कर रहा है उसका मूल्यांकन भी करना है, जनता करती भी है और जनता ने मूल्यांकन किया भी, कर भी रही है। सदन में लगातार कमेंट्री करते रहना किसी संसद सदस्य के लिए बड़ी मीडिया ने चलाया, सांसद पर। मैं भी सांसद हूँ, मुझको भी लोगों ने चुनकर भेजा है, लेकिन लगातार कमेंट्री करते रहना, ऊपर से प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करना, ऊपर से लोकसभा स्पीकर पर टिप्पणी करना, और पिछले लंबे समय तक और कई सांसदों ने इसकी लिखित में शिकायत भी दी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी को लुभाना चाहते हैं अपनी तरफ, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में जाने की मानसिकता से रखते हुए। तो इसीलिए उसका जवाब मैं दूंगा। लोकसभा के स्पीकर साहब जब मुझसे पूछेंगे तब मैं उनका जवाब दूंगा। मैं उसकी बात बाहर नहीं करना चाहता हूं, तो परिस्थितियों के ऊपर बयान है वो। लेकिन बाहर जो विपक्ष के नेता हैं लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद ने सदन में गालियां दी। आपका जो बयान था वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, उसमें जो गालियों की चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही हैं उन लोगों द्वारा, सोशल मीडिया पर बहुत कैंपेन चला। आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसी मजबूरी? हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं गाँव का आदमी हूँ, भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। वो विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ, स्टालिन के द्वारा 100 करोड़ हिंदुओं को डेंगू बताना, मलेरिया बताना, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी एक बार उनके पास नहीं गई। उनके एक रफूगर कहते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो व्यक्तिगत बयान तो किसी का किसी के प्रति हो सकता है, मेरा भी किसी के प्रति व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उस पर बवंडर क्यों? और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को तुरंत दानिश जी के पास जाना पड़ गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहने वाले उनके रफूगरों के द्वारा वो उस पर मोहर लगा रहे थे। वो प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्दों से पुकार वो उस पर मोहर लगा रहे थे। तो इसलिए राहुल गांधी तुरंत पहुंच गए वहां पर। तो गाली की भाषा अगर ये है तो वो गाली की भाषा नहीं है। क्या 100 करोड़ लोगों ने ही इस बात की जिम्मेदारी या ठेका ले रखा है क्या, सभ्य नागरिक रहने का और किसी का जवाब ना देने का? क्या सभी का ये दायित्व बराबर नहीं बनता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी में है तो उस बयान को कंडम करके उसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी मांगने की बजाय ए राजा स्टालिन की पार्टी का रफूगर दूसरा उस पर मोहर लगा रहा है। जैसे वहां पर एक सांसद ने पार्लियामेंट में मोहर लगाने की, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानों पर मोहर लगाने की कोशिश की गई थी। ऐसा क्या हो गया था, अगर उस दिन की बात करें, कि ऐसा क्या हो गया कि 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रमेश बिधूड़ी इस तरह से भड़क गए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया? बहुत अच्छा सवाल किया। बड़े लोगों ने कहा है खानदान, परिवार, आचरण। जो लोग मेरे के आचरण पर क्वेश्चन उठा रहे हैं अपनी गिरबान में झांक कर देखें। मैं 3 बार का विधायक आपने बताया है, लगातार लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार मैं सांसद भी बना हूं, तो इसीलिए कुछ तो कहीं ना कहीं से कुछ हुआ होगा, तभी कुछ ऐसा लोगों को देखने को मिला होगा। तो इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करना और इस प्रकार के आचरण व्यवहार, बड़े बड़े लोग उपदेश दे रहे हैं बैठे हुए, तो वो अपने भी गिरबान में झांकर देकर, मेरी भी बैकग्राउंड में जाकर देखें। मैं एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने के लिए मोदी जी की टीम में हूँ। राष्ट्र के लिए समर्पित हम लोग हैं। राष्ट्र और सम्मान के अधिकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं देशवासियों को, 140 करोड़ लोगों को, उनके सहयोग करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए मैं आया हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कोई बोल दे और वो मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे। इस माहौल में उस तरह का बयान कैसे मैच करेगा? इसे किसी को भी खराब लगेगा कि आपने ऐसे बयान कैसे दे दिया? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी रहती है उसको उसी रूप में वो देखता है। मैं इस सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है, सत्ता पर बने रहने के लिए। कोई को कुछ भी बोल देगा और कब तक सुनेगा? 500 लोग सांसद, सम्मानित सांसद वो सुनते हैं, वो माइक के द्वारा लोगों को बाहर तक बातें नहीं आती हैं। और कोई लोग भारत माता की जय बोलने वालों पर घृणित माहौल में उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, तुम क्यों बोल रहे हो?
हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोग कहते हैं। तो सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों से पूछना चाहता हूँ, ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में अल्लाह अकबर बोला, किसी ने गाली नहीं दी, उनका अपना व्यक्तिगत धर्म है, मान रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी अगर किसी को बोलें जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोले, या सनातन धर्म हिंदू धर्म के लोग किसी को जबरदस्ती कहें तुम भारत माता की जय बोलो, वो तो गलत हो सकता है। लेकिन कोई भारत माता की जय बोले और कोई व्यक्ति उस पर ये टिप्पणी करे कि तुमने कैसे बोल दी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी इस देश के अंदर। जो कुछ हुआ, रमेश विदुड़ी ने दानिश अली को बोला, बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद को बोला, एक सांसद ने दूसरे सांसद को बोला, या बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी ने एक कौम को बोला। देखो अच्छा सवाल किया आपने, जो आपने एक क्वेश्चन किया है कि दानिश को बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जब चिंगारी लगाते हैं तब तो नजर आती नहीं है। जब चिंगारी ब्लास्ट बनकर बम फूटती है और मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, तो उनको फिर समुदाय धर्म याद आता है, मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा। उनको अपने कर्तव्य, अपने उनके आचरण पर ध्यान देना चाहिए, और फिर हिम्मत है तो उसका जवाब भी देना चाहिए, डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। फिर उनके कुछ रफूगर भी उसको एक समुदाय से जोड़ना शुरू कर दिया। हम मुस्लिम समुदाय का इस भारत के लोग सम्मान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी ने, और 12 करोड़ अगर लोगों को शौचालय बने हैं तो समुदाय के लोगों को नहीं बने। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, समुदाय के लोग भी ले रहे हैं। 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, उस समुदाय के लोगों को भी दिए हैं। तो सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन कोई कुछ भी कहेगा और उसको सबका साथ पर टिप्पणी करी जाएगी और उसको सहन किया जाएगा, तो ये देश अब सहन करने वाला नहीं है जी, बहुत हो गया। जो सीधे सीधे सुना गया उसमें मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री को नीच कहा गया। एग्जैक्ट पूरा क्या हुआ था आखिर? देखो, मैंने फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो 2-3 सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी है, और मैंने जैसे कहा है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने चले गए। एक बार वो मोहब्बत की दुकान चलाने नहीं गए, नफरत की दुकान में चिंगारी लगाने गए थे, क्योंकि उनको सूट करता था प्रधानमंत्री जी को गाली देना और कहा थैंक यू, आपने कहा जो मेरे नेता मणिशंकर अय्यर जी बोला करते थे, मौत का सौदागर, जो मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री जी को कुत्ते की मौत मरेगा बोला करते थे, आपने उसमें मोहर लगाई है। तो उनको पारितोष देने के लिए मुझे लगता है वो शायद गए थे राहुल गांधी जी। वरना पुनः दोहराना चाहता हूँ, एक बार स्टालिन के पास भी चले जाते। क्या राहुल गांधी जी को इतनी नफरत है हिंदू समाज के लोगों से, सनातन के लोगों से, भारत में रहते हुए? लेकिन चाणक्य ने कहा है कि जिसकी माँ विदेशी होगी वो कभी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो ही नहीं सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये चाणक्य के वक्तव्य हैं। तो इसलिए वो उस बात का प्रकटीकरण कहीं राहुल जी कर रहे होंगे, वरना एक बार तो कहते जाकर स्टालिन से कि आपने ये वर्ड वापस लीजिए, नहीं कहा ना। राहुल गांधी दानिश अली से मिलने गए थे और दानिश अली बहुत हर्ट थे। वो बताया कि रात भर मैं सो नहीं पाया, और राहुल गांधी बताया उनको कि हम साथ हैं। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात? दानिश जी को पता है कि जब देश खड़ के लोग खड़े हो गए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी अधिकतर उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके चिटिंग से जो परेशान थे, तो मुस्लिम समुदाय ने भी डटकर जब कहा है कि हम इसको किसी विशेष वर्ग समुदाय से नहीं जोड़ना चाहते, तो फिर उसने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जो दिल्ली में बोरा दुर्योधन केजरीवाल समय समय पर खेलता रहता है। तो वो प्रेरणा लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, मैं सो नहीं पाया, मुझे ये नहीं हुआ। दानिश जी अगर सो नहीं पाए तो एक बार आचरण पर व्यवहार करते हुए कहते और मुझे फ़ोन करते ना कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर मैं जवाब देता, आपने ऐसी बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उनको राजनीति करनी है, बीएसपी में वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अब कांग्रेस में चुनाव से पहले जाएंगे तो रिजाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून लागू हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून। तो नौटंकी करनी शुरू कर दी कि मैं तो पद छोड़ दूंगा। अरे भाई, कांग्रेस में जाओगे तो दल बदल विरोधी के तहत पद वैसे ही चला जाएगा, तो इसलिए आपको एहसान नहीं करोगे पद छोड़ दोगे तो इसलिए कांग्रेस में जाओगे राहुल जी की दुकान चलाने के लिए, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। इस चीज को लेकिन समझें कि क्या दानिश अली के उस दिन के व्यवहार से आपको नाराजगी थी, या पहले से कुछ दिनों से वो जमा हो रहा था और उस दिन आपने अपना रिएक्शन दिया? जब सभी सांसद शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए, जब सब लोगों को उनकी रनिंग कमेंट्री पसंद नहीं आ रही थी, और मैंने एक दिन ये बोला भी था दानिश जी को, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत किया करें आप प्लीज़, और डिस्टर्ब करें, मैं भी लोगों को डिस्टर्ब करता हूँ जब बीच में होता है, टीका टिप्पणी संसद में करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन अभद्र भाषा, मर्यादा दूर करते हुए और आप लोग दिखाते हुए कि मैं ओवैसी की जगह लेना चाहता हूँ इनर कंपटीशन में। मैं एक कंपटीशन चल रहा है
कि कौन प्रधानमंत्री को बड़ी गाली देगा, कौन प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में, पिताजी के बारे में कौन बड़ा वक्तव्य बोलेगा, किसको राहुल गांधी करे। ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, ये कंपटीशन मैंने देखा है। सदन जिस दिन प्रारंभ हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ में अभद्र भाषा का उपयोग करना, लोकसभा अध्यक्ष सॉरी, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करना। चलो वो तो लोकसभा अध्यक्ष सक्षम है, लेकिन बार बार हमारा नेता है प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया उनकी मुरीद है, G20 में सबने देखा है। तो आप देश के प्रधानमंत्री के प्रति टिप्पणी नहीं कर रहे हो, आप देश के प्रति टिप्पणी कर रहे हो। जो भारत के बारे में बाहर के लोग सुनेंगे तो वो देश को शर्मिंदी करने वाली टिप्पणी करते हो कि देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं। अरे भाई, देश के 125 करोड़ लोगों ने उनको 2014 में समर्थन दिया, देश के 130 करोड़ लोगों ने 2019 में दिया है। इतने क्यों परेशान हो? लोगों का मन जीतिए। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करने से, उनके परिवार पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे आइकॉन, हमारे लीडर के प्रति तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ता है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग भी बहुत नाराज थे आपके बयान को लेकर और उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। फिर वही बात आ गई। अब महबूबा जी से पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर ये जो सेक्युलरिज्म, ये माइनॉरिटी जिसका मिसयूज हो रहा है देश के अंदर, वरना कहीं बाहर अगर किसी देश के बारे में ऐसी भाषा महबूबा जी बोल देती कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये किसके बयान थे? देश का इंटरनल मामला है जी। धारा 370 लगी थी तो देश के लोगों ने लगाई, प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने। धारा 370 हटेगी तो संवैधानिक दृष्टि से सांसद मिलकर हटा रहे, जिनको चुनकर भेजा है। और आप देश को धमकी देंगी धारा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला है। तो चाहे उमर साहब बोलते हों, चाहे महबूबा जी बोलती हों, ये इन्होंने देश को 60 साल लूटा है। 2-3 परिवारों ने देश का, कश्मीर में मैं चुनाव में रहा 4 महीने, BDC DDC के चुनाव में, मैंने वहाँ हालत देखी है। 65-70 साल के आज़ादी में सड़कें नहीं है गांव तक पहुँचने के लिए, 15-15 किलोमीटर, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आज वहाँ विकास हो रहा है। उनकी तड़प है, वो तड़प के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। तो पहले अपनी टिप्पणियों पर गौर करेंगे तो जब दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो तो 3 अपनी तरफ घूमती हैं। उस पर भी ध्यान रखना चाहिए महबूबा जी को और उमर भाई को। पहले सदन में असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आपकी काफ़ी तीखी बहस हुई थी, फिर अभी दानिश अली। क्या मुस्लिम सांसदों को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी को कोई एलर्जी है, कोई रिएक्शन है आपको कि आप देखना? कुछ लोग वोट के लिए इस प्रकार का, कभी अखिलेश जी जवाब देते हैं, बयान देते हैं। कुछ लोगों को वोट चाहिए, उनको देश नहीं चाहिए, देश का सम्मान नहीं चाहिए, 100 करोड़ लोगों का सम्मान नहीं चाहिए। कुछ लोग इसको ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय। एक बंगाल की भी है सांसद महोदया, वो भी जैसे शब्दों का उपयोग करती है पार्लियामेंट के अंदर। तो किस प्रकार के कंडक्ट करेक्टर की महिला ये शब्द बोलेंगी सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट के अंदर, वो उस महिला का आचरण कैसा होगा? लेकिन उन पर टिप्पणी करोगे तो कहोगे महिलाओं का अपमान कर दिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा तो करती है, लेकिन वो तो मुस्लिम नहीं है, उसको भी मैंने जवाब दिया है। और भी बहुत से ऐसे सांसद थे जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, तो मैं टिप्पणी करके उनका भी जवाब देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और ओवैसी के बाद अगर आप करेंगे तो ओवैसी अपने भाई से पूछ ले, अकबर साहब से, कि एक बार पुलिस हटा दीजिए। कहाँ धमकी दे रहे हैं आप? किसको धमकी दे रहे हैं आप? ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। तो ये अब भारत सहन नहीं करेगा, आई एम सॉरी। तो ओबीसी जी अपनी राजनीति मुस्लिम समुदाय को उकसाकर, मुस्लिम समुदाय को तुष्टीकरण की तरफ ले जाकर, मॉब लिंचिंग की तरफ लोगों को धकेलकर सरतन से जुदा को किसने आग लगाई? किन लोगों ने आग लगाई? इन्हीं मीडिया के लोगों ने, इन्हीं मीडिया के द्वारा इन्हीं लोगों ने। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले तो सड़क पे मॉब लिंचिंग होता था, अब तो हमें डर है कि पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आपके इस बयान के बाद उनको ऐसा डर हो रहा है? ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है। मॉब लिंचिंग इस देश के अंदर नहीं हो सकती। कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को भी बदनाम करने में, उनको भी शर्मिंदगी महसूस करने में काम करते रहते हैं। उनमें ये ओवैसी साहब और दानिश जी जैसे लोग हैं कि जो सारे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। वरना 8-10% लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने मोदी साहब को वोट दिया और आगे आने वाले टाइम में देगा। आज भी मेरे सुबह देखते आप मुस्लिम समुदाय के लोगों का, आज भी मस्जिद के वो आए थे मेरे पास कि हमारी मस्जिद में आइए। आज भी कुतुब में हमारी एक इस प्रकार की दरगाह है, वहाँ से निमंत्रण देने के लिए आए। मुझे पता होता आप इस विषय पर मेरे से चर्चा करेंगे तो मैं उनको निमंत्रण पत्र लेकर आता जी। तो कुछ लोगों को इस देश में बाहर से एजेंडे मिलते हैं देश को कमजोर करने का और सत्ता पर बने रहने का। ये लोग उस एजेंडे को चलाने वाले लोग। आप मुस्लिम लोगों से मिलते हैं?
क्यों नहीं मिलता? मैं मुस्लिम लोगों से मिलता हूं, मेरे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चों के सेंट्रल स्कूल में अपने कोटे से मैंने एडमिशन करा रखे हैं जी। वो हवा में बात नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना भाई, वोट दे ना दे, भारत के 140 करोड़ लोग हम सब मिलकर चलेंगे तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 के अंदर। तो 30 करोड़ मुसलमान अगर रहते हैं तो उन 30 करोड़ लोगों मुसलमानों को भी सोचना चाहिए ऐसे ठेकेदारों से कि वो केवल आपको यूज कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूज किया है, मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है? एजुकेशन नहीं है उनके पास, आज मुसलमानों के पास, उनको केवल बस आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता रहता है और उनको यूज किया जाता रहता है। जब मुस्लिम लोगों से मिलते हैं तो दानिश अली से जैसे बात कर रहे थे उस अंदाज में तो बात नहीं करते हैं उनसे। ये मेरे क्षेत्र के मुस्लिम लोग ज़्यादा बताएंगे। एक बार आप कैमरा लेकर भेजिए मेरे क्षेत्र के मुस्लिम लोगों से, आप आई ब्लॉक संगम विहार में भेजिए, आप मेहरौली में भेजिए, आप पुल पहलादपुर में, मुस्लिमों का ही गाँव है पुल पहलादपुर में, वहाँ पर भेजिए, हाजी जी के घर भेजिए, बाबर जी के घर भेजिए, उनके घर भेजिए आप जरा, तो वो बताएंगे आप। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं कोई किसी भय के कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो कहने के लिए नहीं कहा है, हम टोटल उनको फॉलो करते हैं और वो देश के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, 17 से 18 घंटे काम करते हैं और जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग पर सब कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं, त्याग करते चले जा रहे हैं, तो उनके एजेंडे को अगर कोई आदमी डेंट करने की कोशिश करेगा और उनके एजेंडे को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ उनको पॉलिटिकलाइज करने के बाद और ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या सदुद्दीन ओवैसी या दानिश अली को पार्लियामेंट में डरना चाहिए क्योंकि रमेश बिदुड़िया पता नहीं क्या बोल दें क्या कर दें? क्या बाहर मुसलमानों को डरना चाहिए कि बीजेपी के सांसद रमेश बिदुड़िया हैं? देखो, असदुद्दीन ओवैसी को यही कहकर ज़्यादा वोट मिलेगा, वरना ओवैसी साहब को ये पूछो कि पार्लियामेंट की गैलरी में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में रमेश ओवैसी जी को मैंने कब क्या बोला है? कभी बोले ना? क्यों नहीं? क्योंकि वो अगर ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी के लोग हमें ऐसे बोल रहे भी, तो ही तो मुसलमानों को वो लोग इकट्ठा करेंगे ना जी, वरना मुसलमान उनके साथ इकट्ठे कैसे होंगे? दानिश अगर ये नहीं बोलेगा पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है, आप इतने मुस्लिम समुदाय के अगर ठेकेदार हैं तो आप अपने आचरण करैक्टर को, अपनी प्रमोशन को रोकने के, बढ़ाने के मानसिकता से मुस्लिमों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप अपने कंडक्ट के आधार पर लड़िए ना। आप अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करेंगे या सांसदों के बारे में टिप्पणी करेंगे या भारत माता की जय बोलने वालों को रोकेंगे, तो क्या मुस्लिम समुदाय ने कहा है तुम इनको भारत माता की जय बोलने से रोकिए? कहा है मुसलमानों ने? ये भी मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। तो वो मुसलमानों का कंपटीशन चल रहा है 3-4 मुसलमानों में कि मैं बड़ा मुसलमान नेता बनूं या मैं बड़ा नेता बनूं, तो ये कंपटीशन 2-3-4 लोगों में चलता रहता है। लेकिन जब रमेश बिदुड़ी दानिश अली को मुल्ला कह के अगर आक्रामक रवैया दिखाएं तो वहाँ तो मैसेज जाएगा ना। मैं देखो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, देखो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, कभी वक्त आएगा टिप्पणी करूंगा। चलिए, इस टिप्पणी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जयराम रमेश हो, कपिल सिब्बल हो, महुआ मोइत्रा हो या दूसरे नेता, विपक्षी नेता, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि रमेश बिदुड़ी ने ऐसा बयान दिया इसलिए बीजेपी ने राजस्थान में उन्हें टोंक जिले का प्रभारी बनाकर भेजा है, पुरस्कार दिया है। देखो, जयराम रमेश जी एक खानदान के चाटुकार रफूगर लोग हैं। मणिशंकर अय्यर को कभी बोला तो उन्होंने मौत का सौदागर सोनिया जी ने बोला, तो तब तो मणिशंकर अय्यर ने बोला, तो वो भाव समझ लेते हैं। फिर एक कहावत सुनाता हूँ, हमारे कहावत है, गुजर है ना हम लोग, हमारे कहावत है कि जो भैंस का बच्चा है ना, वो भैंस के मन को पहचान लेता है, ये दूध देगी नहीं देगी, तो वो भैंस के नीचे उसके थन में जाएगा, वरना वो चारे की तरफ भागेगा भैंस का बच्चा। तो उनको मालूम है इनका माइंडसेट क्या है, एक खानदान के परिवार हेड का, सोनिया जी का, राहुल जी का, तो वो मौत का सौदागर बोलते हैं, वो कुत्ते की मौत मरेगा बोलते हैं, वो नीच बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो ये एक खानदान की चाटुकारिता करने के बाद इनकी राजनीति है। हमारी एक विचारधारा को लेकर, राष्ट्रीय नेशन फर्स्ट को लेकर हमारी राजनीति, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो हैं, हमारे पार्टी के एजेंडे में है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो मैं 10 राज्यों में चुनाव में जा चुका हूँ, 10 राज्यों में। जम्मू कश्मीर में मैं 4 महीने रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं हिमाचल में मंडी 10 सीटों का इंचार्ज रहा इसे पिछले चुनाव में। मैं उत्तरांचल में खंडूरी साहब के इलेक्शन इंचार्ज रहा हूँ। मैं कर्नाटक में 1.5 महीने अभी हासन डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, जहाँ 35% मुसलमान हैं हासन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं वहाँ रहा हूँ अभी 1.5 महीने। मैं हरियाणा का मैं इंचार्ज रहा हूँ सीटों पर, फरीदाबाद के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश में इंचार्ज रहा हूँ 68 सीटों का, पिछली बार जब योगी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो मैं 10 स्टेटों का 25 साल के जीवन में पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए पार्टी मुझे भेजती है, मैं जाता हूँ। पिछली बार मैं दौसा में प्रभारी था, अलवर में प्रभारी था, पिछले ही चुनाव में 5 साल पहले। पार्टी ड्यूटी लगाती है, 40 कार्यकर्ता भेजे हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम।
मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसीलिए इनकी रोटी अब कैसे पके, कैसे मुसलमानों को भड़काएं, कैसे मुसलमानों को वोट लें, क्योंकि मुझे लगता नहीं मुसलमान वोट कांग्रेस को वोट आने वाले वक्त में देगा। जैसे कांग्रेस मरती जा रही है तो मुसलमान वोट कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है इस टाइम के अंदर। लेकिन आप अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर मुसलमान तो बीजेपी से भागेंगे ना। फिर आप बात, एक व्यक्ति की बात आ गई है ना जी। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में ही मुसलमानों को देखोगे ना आप, और अगर जो सच्चा मुसलमान देशभक्त होगा, जो भारत की जय जयकार करेगा, वो भाजपा को वोट 100% देगा। रमेश जी, टोंक जिले में आप जाएंगे तो वहाँ 29% लगभग मुसलमान रहते हैं। उन मुसलमानों के इलाके में भी आप जाएंगे? जी जी, वहाँ पर अगर 29% मुसलमान है तो 20% गुजर भी हैं उस टोंक लोकसभा के। सिर्फ गुजर के पास जाएंगे या मुसलमानों के पास भी जाएंगे आप? नहीं, आपने मुसलमान, हाँ, मैं सबके पास जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वोट लेने के लिए जाएंगी, लेकिन आपने जैसे कहा कि वहाँ 29% मुसलमान हैं, मैं वहाँ इसलिए भेजा जा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने बताया कि वहाँ 20% गुजर भी है, वहाँ 10% ब्राह्मण भी है, ठीक है ना, वहाँ सैनी भी है, वहाँ बैरवा भी है, वहाँ पर वो जाट भी है, वहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग हैं वोट देने वाले, केवल मुसलमान ही नहीं है, सभी कम्युनिटी के लोग। नहीं, मैं ये इस संदर्भ में पूछ रहा था कि मुसलमानों के बीच तो आप जाएंगे? फिर क्यों नहीं जाऊंगा मुसलमानों के बीच में? अगर मुसलमान मुझे वोट देने के लिए मेरी पार्टी कहेगी तो जाऊंगा मुसलमानों के बीच में, क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा जी? तो वो तो पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा बयान पार्लियामेंट में वो दिया। जब पूछेंगे तो मैं उनको वहां जवाब दूंगा। क्या जवाब देने वाले हैं? वो दूंगा मैं, जब मेरे जो जवाब मुझे देना होगा मैं दूंगा। राजस्थान के चुनाव की बात करें ओवरऑल, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बड़ी एक जिम्मेदारी है कि अशोक गहलोत की सरकार को हटाए और अपने ऊपर ले, कौन से मुद्दे आपको लगता है कि खासतौर पे ऐसे इशू जो आपको लगता है कि इस चुनाव में असर दिखाने वाले हैं राजस्थान में? देखो, आज टोंक में, नगर में, कामा में जिस प्रकार का साइबर क्राइम है, पूरी दुनिया ठगी जा रही है और पुलिस जाती नहीं है। और मिसिस जाहिदा हैं, कुछ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत सीएम साहब की बहुत नज़दीकी मानी जाती है, पुलिस हिलती नहीं है। भ्रष्टाचार, आज देश के सबसे नंबर 1 महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 स्टेट राजस्थान है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहाँ लड़ रही है? आज भी एक जली हुई महिला की बॉडी मिली है जयपुर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो वहाँ पर जिस प्रकार की तुष्टीकरण के कारण में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जी। और जो गहलोत साहब, मेरी सरकार बची रहे, और एमएलए ने जो अत्याचार, भ्रष्टाचार वहाँ पर कर रखा है, वहाँ पर 150 से 200 सीटें बीजेपी की आएंगी, देखना। 150 से 200। राहुल गांधी तो लगातार घूम रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो खैर वो मान रहे थे कि क्लोज फाइट है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो तो पहले भी प्रधानमंत्री को चोर बचाकर, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफाल। आजकल अडानी पकड़ा हुआ है, पवार साहब अडानी के साथ में रिबन काटते हैं, तो पवार साहब के पास तो जाते नहीं है, तो अडानी से उनकी क्या रिश्तेदारी है? गहलोत साहब अडानी जी को ज़मीन देकर वहाँ पर प्रोजेक्ट लगवाते हैं, ममता जी प्रोजेक्ट लगवाती हैं। तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश जानता है कि मोदी साहब केवल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 2014 में बोला था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और गरीबों की ही योजनाओं को लेकर आगे मोदी साहब लेकर आए हैं। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से लोन दिलवा देना, ये मोदी साहब की सरकार में हुआ है। लगभग 58 करोड़ माता बहनों के जनधन खाते खुलवाकर डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में पहुंच जाना, ये गरीबों के पास गया है, ये अदानी के पास नहीं गया। और देश के अंदर जो गरीब आदमी रेडी पटरी खोमचा लगाने वाला, स्वनिधि योजना से लगभग 1 करोड़ लोगों को 10,000 के लोन दिए गए हैं। तो ये गरीबों के लिए मोदी साहब काम कर रहे हैं जी। तो ये सोच रहे हैं कि नैरेटिव फिक्स हो जाएगा, मोदी साहब तो अडानी के लिए करते हैं, अडानी के लिए करते हैं। देश देख रहा है मोदी साहब किसी के लिए कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं तो अडानी के लिए नहीं बन रही है, देशवासियों के लिए, मध्यवर्ग परिवार और गरीब परिवारों के लिए बन रही है देश के अंदर। सर, आखिर में एक सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँ चलते चलते कि चलिए, पार्लियामेंट की कार्रवाई अपनी जगह, बीजेपी ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया वो अपनी जगह, क्योंकि पार्टी के फोरम पर आप बताएंगे स्वाभाविक तौर पर, जाहिर तौर पर कुछ गलत हुआ है तभी पार्टी ने नोटिस जारी किया। लेकिन अगर दानिश अली ने आपको फ़ोन किया, क्या रमेश भिदोड़ी उनको सॉरी बोलेंगे? देखो, पहले दानिश जी को बोलना पड़ेगा। दानिश जी ने क्या कहा वो वक्त बताएगा। पहले दानिश जी को बोलना पड़ेगा सॉरी, तब रमेश भिदोड़ी विचार करेगा सॉरी बोलने पे। पहले दानिश जी को बोलना पड़ेगा। वो दानिश जी जानते हैं कि दानिश जी ने क्या बोला है, क्या कुछ बोला है। वो मुझसे ज़्यादा बेटर दानिश जी और उनके इर्द गिर्द के सांसद जानते हैं उन्होंने क्या बोला था, वो जानते हैं। रमेश जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश भिदोड़ी, जो कि बता रहे थे कि मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें बीजेपी क्या सोचती है, और इन्होंने पार्लियामेंट में जो कुछ बयान दिया आखिर